एरिस्टोटल वाला कवर है आपको, ट्री, श्रब, हर्ब। थियोफ्रेस्टस, ये आपको बेसिक लेक्चर में कवर्ड है बेटा, आप देखना बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि मैम ने बहुत मतलब खाक छानी है पिछले 3 महीने में। ऑलरेडी आपको कुछ सेल में पढ़ाया है, कुछ बेसिक्स में पढ़ाया है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस मैंने बताया था अरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे। अरिस्टोटल गुरु थे, ये शिष्य हैं। वो फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी है, ये फादर ऑफ बॉटनी थे। थियोफ्रस्टस की बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये भी दिया हुआ है। क्लासिफाइड प्लांट्स, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किए थे, ट्री, श्रब, अंडर श्रब एंड हर्ब। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको रहने देना। एरिस्टोटल, लीनियस, इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एनसीईआरटी के पॉइंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है टर्म, देखो मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ बेटा, कथा नहीं बाचूंगी, सब ऑलरेडी पढ़ा दिया है ना। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिया, देखा था, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उन्होंने क्लासिफाई किया था। अब इनेमा, ठीक है, अनीमिया, एनीमिया आपने बीमारी सुनी होगी, एनेमिक फीमेल्स होती हैं बहुत ज्यादा एनेमिक, ठीक है, जिनका एचबी डाउन हो, आरबीसी डाउन हो, ऐसे लोग एनेमिक होते हैं। तो इनेमा बोलते हैं विद रेड ब्लड, एंड एनेमा उन्होंने वर्ड दिया था विदाउट रेड ब्लड। किसने दिया था? फादर ऑफ बायोलॉजी ने, एरिस्टोटल। ओके, फिर जो आपने कैरोलस लीनियस का पढ़ा, कैरोलस लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने। रियल नेम उनका कार्ल वॉन लिने था। अपने नाम को पहले उन्होंने टू वर्ड में लाया क्योंकि उन्होंने बाइनोमियल टैक्सोनॉमी भी दी थी। सिंपल सी कहानी है, लैटिन लैंग्वेज ये सब बताया है। एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये हो चुका है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ animal taxonomy. Linnaeus gave two kingdom classification system. He grouped plant and animals into kingdom Plantae and Animalia respectively on the basis of cell wall only. This is question. तो उनका prime characteristics था, that is cell wall. अब आप जब theoretical answer करते हो ना, तो there might be question asked about the merits and demerits of two kingdom, three kingdom, four kingdom classification. तो आपको हायरार्की में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, तो पीछे वाले जैसे एनसीईआरटी में वही चीजें पैराग्राफिक करके लिखी हुई है, जो हम लोगों ने पढ़ा मार्क भी किया है, वही चीजें यहाँ पे बुलेट फॉर्म में लिखी है। तो डीमेरिट्स कुछ तो होंगी वही, की किसी चीज को बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक से उन्होंने ग्रुप कर दिया, तो उसकी वजह से फंजाई, बैक्टीरिया सब एक ही ग्रुप में आ गए, इनको कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रहा था। ठीक है, इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन सेम किंगडम। तो ये सारी चीजें आपने एनसीईआरटी में भी रीड की है, इसको लिखने की अभी ना आवश्यकता है, ना इस पे बात करने की नीड है। ये सारे ऑर्गेनिज्म वहां पे भी नाम आ चुका है, सिंपल एनसीईआरटी के पॉइंट है। यूग्लिना इज नॉट फिक्स्ड इन दिस सिस्टम, ये भी पॉइंट आई थिंक आ चुका है, ये सब आ चुका है। ओके, फिर ये देखा था हमने। फिर हाँ, एक आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पूछेगा। बेंथम एंड हुकर, साइंटिस्ट याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार पहले पूछा गया है, अब नहीं पूछा जाता है, बट कभी भी पीवाईक्यूज आपको रिपीट हो सकते हैं नीट में, ये आप मान के चलो। तो 10 ईयर के पीवाईक्यूज में आपको बेंथम एंड हुकर का नाम मिलेगा। पहले टेक्सोनॉमी कई अलग अलग साइंटिस्ट की पूछी जाती थी, अब कुछ नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट विटेकर का आता है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आ सकता है, क्योंकि तुम मेरे पढ़ाने के बाद तुमसे पीवाईक्यू सॉल्व होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सिंपल इंट्रोडक्टरी बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन मेंशन कर देती हूँ बेटा। इनकी बुक का नाम पूछा जाता है जेनेरा प्लांटरम। ओके, ठीक है, बॉटनिकल वर्क किया है इन लोगों ने, एंड इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने क्लासिफाई किया जेनेरा प्लांटरम में, बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन है। लीनियस का आर्टिफिशियल है। जब भी नेचुरल क्लासिफिकेशन आप बोलोगे, मतलब मोर कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन हुआ होगा, मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, मोर क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के कंपैरिजन हुए होंगे। ओके बेटा, ऑफ स्पर्मेटोफाइटा, यू नो स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्म का मीनिंग प्लांट में क्या होता है, बता दो फटाफट।
व्हाट इट मीन्स, कौन बता रहा है? सीड, वेरी गुड, सीड। ओके, स्पर्मेटोफाइटा, फाइटा का मीनिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट सिंपली। तो इन्होंने किसको क्लासिफाई किया? ऐसे प्लांट जो सीड को फॉर्मेशन करते हैं। आपको अभी प्लांट किंगडम मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको इतना इंट्रोडक्शन मैंने कई बार दिया है कि प्लांट में भी लोअर है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सीक्वेंस है प्लांट किंगडम का। तो ये तीनों ऐसे हैं जो कि आपके सीड नहीं बनाते, मतलब एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा नॉन स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं। ओके बेटा, एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा में आते हैं। बट स्टिल इन्होंने प्रॉपर क्लासिफाई नहीं किया था कि मोनोकॉट, डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म के सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन को इन्होंने मिसमैच कर दिया था। मतलब इनके अकॉर्डिंग डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म। बस इतनी चीजें आप ध्यान में रखो। कितनी फैमिली, क्या दिया है, ये सब अब नहीं पूछा जाता, इस पे आपको टाइम नहीं देना है। जस्ट आप एक स्क्रीनशॉट लेके इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर लोगे। क्या इंपॉर्टेंट है? बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नेम इंपॉर्टेंट है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इनका, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफाई किसको किया है? प्लांट को, बॉटनिकल बैकग्राउंड से थे ये लोग। स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप को, डिवीजन को क्लासिफाई किया है। 202 फैमिलीज, इतना कॉमन एक याद रख सकते हो तुम। किसमें? 3 क्लासेस। अभी एंजियोस्पर्म की बात नहीं की इन्होंने डायरेक्ट क्या बोला है? डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। While in today's classification system, angiosperm is divided into monocot and diploid. Are you getting my point, beta? Is it clear? हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं बनना है। वी आर नॉट टेक्सोनॉमिस्ट, नहीं हमारा इसमें करियर बनने वाला है। इसलिए जितना बता रहे हैं बेटा उतना आपको फोकस रहना है। करेंगे अपन डिटेल में बात ह्यूमन फिजियोलॉजी में करेंगे, जो हमारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ पॉइंट्स ध्यान रखिए, रटने को भी नहीं बोल रही मैं। ठीक है, द क्लासिफिकेशन वॉज नेचुरल, ये पूछा जाता है। ओके, क्लासिफिकेशन वॉज मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। दिस वॉज वेरी अप्रिसिएबल बिकॉज फ्लोरल कैरेक्टर आर मोर स्टेबल देन वेजिटेटिव। अब आपको बताऊं, मैं यहाँ पे प्लांट किंगडम आपको पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी। अब आप बोलोगे कि जिम्नोस्पर्म में तो फ्लोरल कैरेक्टर होते ही नहीं है, फ्लावर एंजियोस्पर्म में होते हैं। एक्चुअली जो उनका कोन होता है ना, मतलब वो पोर्शन जो सीड को डेवलप करता है, कोनिफेरस, पाइनस वगैरह में, साइकस में, तो वो इट लुक्स लाइक अ फ्लावर। उसके पास मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। तो इनिशियली उनको फ्लावर की तरह ट्रीट किया जाता है, समझे बेटा? एंड डाइकॉट, मोनोकॉट तो एंजियोस्पर्म का पार्ट है, तो वहां पे फ्लोरल कैरेक्टर बहुत क्लियर थे। It is the simplest classification, although is not the best classification, but yet the arrangement of herbarium sheets in herbarium is based on it. याद है herbarium sheet क्या है? What is herbarium sheet? The type of taxonomical aid. वहां पे पढ़ा हुआ है लास्ट पोर्शन में, लास्ट चैप्टर के लास्ट पोर्शन में, जिसमें सिर्फ प्लांट को स्टोर करते हैं ड्राई अप करके, माउंटिंग करके, प्लांट की हार्बेरियम फाइल बनती है। यस बेटा, classification, but yet the arrangement of herbarium sheet is in herbarium is based on it because it is the simpler one. The main reason for its simplicity is that this classification is based on actual observation. बाहरी ऑब्जर्वेशन जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग किया गया था। डिमेरिट्स इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजेक्ट होता है ना कोई भी चीज। एक बहुत, जैसे साइंटिस्ट बहुत स्ट्रांग हो और उन्होंने कुछ प्रपोज किया, प्रूफ कर दिया, ओके, फिर कोई साइंटिस्ट ग्रुप और आ गया और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया,
तो पता है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज द डिमेरिट, क्या ड्रॉबैक थे उसके, क्या कमी थी उनके क्लासिफिकेशन में, लेकिन फिर भी एक स्टिल लॉन्ग टाइम तक उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ा गया था। ओके, तो इन दिस क्लासिफिकेशन द फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स इज नॉट कंसीडर्ड। जो आपने देखा कि आगे विटेकर में, वूस में ये लोग क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बहुत क्लोजली रिलेटेड डेविएटेड इनकी ग्रुपिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ऐड कर दिया। ओके, तो अब ये आपको देखो इस स्लाइड से कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके पास, नेचुरल वाला है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, एंड फ्लोरल कैरेक्टर वाला भी एज इट इज इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपके दिमाग में जब ऐसा कुछ पूछा भी जाएगा तो डाइकॉट मोनोकॉट, जब मैं आपको प्लांट किंगडम बताऊंगी ना तो ये सब चीजें ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएंगी। तो प्लांट पे था बेसिकली ये, और ड्रॉबैक इसका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ड्रॉबैक ऑफ रैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, फाइलोजेनी ऑफ प्लांट को कंसीडर नहीं किया, जब फाइलोजेनी को नहीं कंसीडर किया मतलब इवोल्यूशन को नहीं कंसीडर किया, और उनको पता ही नहीं चला कि सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है। सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ये कहता है बेटा कि पहले अर्थ पे जिम्नोस्पर्म आए यहाँ पे, ओके, इस सीक्वेंस से, उससे पहले एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आए, एंड देन जिम्नोस्पर्म आए, उसके बाद डाइकॉट एंड मोनोकॉट। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना, ये बच्चों से गलती होती है, डाइकॉट और मोनोकॉट में भी गलती होती है। आपके बहुत अच्छे सुपर सीनियर वाला जो बैच था ना वो बहुत अच्छे थे, उनको भी यहाँ पे वो मिस्टेक कर जाते थे, क्योंकि आपको कैरेक्टरिस्टिक से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डाइकॉट ज्यादा डेवलप दिखेंगे, और इवोल्यूशन ये कहता है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मोर डेवलपमेंट की तरफ इवोल्यूशन हुआ है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, डाइकॉट्स आर मोर डेवलप्ड देन मोनोकॉट्स। ओके बच्चों, तो जिम्नोस्पर्म को कहाँ रखा था उन्होंने? डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में। ये ड्रॉबैक था, क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइलोजेनिक स्टडी यहाँ पे कंसीडर नहीं की थी। विटेकर तो हो गया, विटेकर का डायरेक्ट बेटा आपको ये क्वेश्चन आता है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैच द कॉलम, फाइंड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स टेकन बाय द विटेकर। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है सेल स्ट्रक्चर, थैलस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, सेम वही चीज है जो आपके टेबल में लिखा हुआ है, उसी को एक इमेजिनरी स्क्रीन फिगर में कन्वर्ट किया गया। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, देन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई, तो आपके अभी आज पढ़ोगे आप मोनरा में साइनोबैक्टीरिया वगैरह आए, ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर बना, देन प्रोटिस्टा आए हैं, देन किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, इन सब का इवोल्यूशन हुआ। तो आप जो देख रहे थे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन का पॉइंट था, तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ क्या रह गया? मोनेरा। यूकैरियोटिक में रेस्ट ऑल आ गए। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल देख रहे हो तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज देख रहे हो तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, यहाँ लिखा ही हुआ है, एंड इधर इसके नीचे देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज, ऊपर है मल्टीसेलुलर, नीचे है यूनिसेलुलर। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा आपके यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर रिस्पेक्टिवली। एंड देन आप देख रहे हो क्या कि ऊपर देखो आप मेजर इकोलॉजिकल रोल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफी, डिकम्पोजर, हेट्रोट्रॉफी, कंज्यूमर, हेट्रोट्रॉफी, इस तरीके से इनके जैसे डिकम्पोजर में आपके आ जाते हैं फंजाई, बैक्टीरिया। तो हम लोग वन बाय वन जैसे जैसे एक एक किंगडम को देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आएगा, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट हियर, द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन। बच्चों बायोलॉजी में बहुत प्यारी चीज है इवोल्यूशन, जेनेटिक्स। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और जबकि आप मेरी स्टोरी जानोगे तो दैट वाज अ वेरी हॉरिबल स्टोरी कि मैं ना जेनेटिक्स पढ़ी थी, मतलब मेरे टीचर ने मुझे जेनेटिक्स पढ़ा पाए थे ना, मैंने इवोल्यूशन पढ़े। मैंने ये सब पढ़ाई कब की है पता है आपको? अपनी मास्टर डिग्री में की है। जो आज आप पढ़ रहे हो मुझसे, जो आप मुझसे 11th 12th में पढ़ लोगे, उसके बेसिक्स भी मैंने एमएससी में किया, नॉट इवन इन बीएससी। जस्ट बिकॉज यहाँ पे मुझे एक बहुत प्यारी टीचर मिली थी, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। वो
एक एक टाइम होता है ना कि आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा तो आप लाइफ में अभी आगे कैसे बढ़ोगे। और मेरा बायोटेक फील्ड है, तो बायोटेक फील्ड इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कैसे करोगे, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कैसे करोगे अगर आपको बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं। तो वहां पे जाके कई चीजें मेरी क्लियर भी हुई और बहुत ज्यादा रिगरस सेल्फ स्टडी की थी मैंने। मोटी मोटी बुक, आपको अभी आइडिया भी नहीं है कि बुक की थिकनेस कितनी होती है। ठीक है, 2 बुक से तो पिलो लग जाए आराम से। तो इतनी मोटी मोटी बुक से हमने जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट निकाले, समझे, फिर हमने टीचर के साथ डिस्कस किया, तब जाके क्लियर। तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। आप इसको समझो कि इवॉल्व कैसे हुआ है। कोई भी एज इट इज अर्थ थी ही नहीं जो आपको दिख रही है, तो उसका सीक्वेंस बहुत प्यारा है। चलो ये आपके हो चुके हैं कंप्लीट, और इसको 1 बाय 1 देखना भी आपको। ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। अभी आपने इसमें वायरस, विरियोड, प्रियॉन्स, लाइकेन इनका नाम लिया ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, यूनिसेलुलर एल्गी में आते हैं। अभी आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो आप क्लेमाइडोमोनास को पढ़ोगे एल्गी में, वही आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में प्लेस किया गया था। तो एनसीईआरटी खुद कॉन्ट्राडिक्ट है क्लेमाइडोमोनास की जगह को लेके। द राइट आंसर इज प्रोटिस्टा। अब ये आपका था, इसमें उस टेबल में एनसीईआरटी में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेंशन नहीं है। आप फटाफट लिख लो उसी टेबल के नीचे पेंसिल से। मोनेरा में अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, बट सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वो कॉन्जुगेशन को फेवर कर। अभी देखेंगे हम लोग डिटेल में। प्रोटिस्टा में भी सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे एसेक्सुअल की बात क्यों नहीं दिया बेटा, उसको समझो आप। इवोल्यूशन, चेंजेस, चेंजेस बाय द मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं आता है, ये आपने बेसिक्स में पढ़ा है मुझसे भी, और आपके 10th के क्लास में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ओके, क्लियर है। फिर प्रोटिस्टा सिनगैमी होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड कॉन्जुगेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन, 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 इंटर, इंट्रा, एक्स्ट्रा, ये सब बात बाद में करेंगे। द फैक्ट इज दैट कि वो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और फ्यूजन होता है। ओके, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर करते हैं, और उससे ही वेरिएशंस आए हैं, उससे ही वेरिएशन इन स्पीसीज आई। ओके, विद इन स्पीसीज भी वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है, नई स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो थे बेटा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, कॉलवूज का बताया मैंने। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेना, कॉलवूज का क्लासिफिकेशन का बेसिस है आरआरएनए, सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए याद है सबको। तो मैंने एक क्विक आपको रिकॉल भी कराया और कुछ बियॉन्ड द एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। ठीक है, फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किसको किया था, मोनेरा को क्लासिफाई कर दिया आर्किया एंड बैक्टीरिया में, एंड देन रेस्ट ऑल आर इन प्रोटिस यूकैरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, और मोनेरा डिवाइड हो गया तो 6 किंगडम हो। ओके बच्चा, डोमेन 3 डोमेन, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया, 6 किंगडम, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। डायरेक्ट क्वेश्चन बस इतना ही आएगा अगर कॉलवूज से रिलेटेड आया तो। कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। गोल्डन की पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कहते हैं देखो, कोई पॉइंट छूटा है आपका। थियोफ्रास्टस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। देखा हमने फर्स्ट स्लाइड में था। थियोफ्रास्टस प्रपोज द टर्म एनुअल, बायएनुअल एंड पेरिनियल। प्लांट के केस में एनुअल मतलब 1 सीजन, इट इज नॉट अबाउट द
12 मंथ, ये गलती नहीं करना है, और ये मैं आपको खुद ही कई बार बताऊंगी। इट इज नॉट रिलेटेड टू 12 मंथ। ओके, बाइनएनुअल मतलब 2 सीजन। जो सब्जियां, जो फल, आपके जो क्रॉप 2 सीजन में होते हैं, ठीक है, उनको बायएनुअल प्लांट कहते हैं। और जो सालों साल, जैसे मैंगो ट्री है, ठीक है, मेनी इयर्स तक जिनकी लाइफ साइकिल चल रही है, बढ़िया आराम से खड़े हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, पेरिनियल हो जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एनुअल का मतलब यहाँ पे 12 मंथ नहीं होता है। एनुअल का मीनिंग प्लांट के केस में सीजनल होता है, एक सीजन, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, ठीक है, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, समर, विंटर। तो आप किसी भी एक सीजन में उसकी फसल लगेगी और खत्म हो जाएगी। जैसे पालक वगैरह का पेड़ है तो सीजनल है। ओके, मटर हुआ, पालक हुआ, ये सब कैसे सीजनल क्रॉप है, एक सीजन में ही प्लांट सीड से उगेगा, अपनी पूरी लाइफ साइकिल, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा और दोबारा सीड जनरेट कर देगा। Linnaeus proposed two kingdom classification and it is artificial. Classification proposed by Bentham and Hooker is natural. Whitaker gave the 5 kingdom. ये हो चुका। बेटा किसी को यहाँ तक कोई डाउट? एनी डाउट? इंफॉर्मेशन को मैसअप नहीं करना है। एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन आपकी सुपर प्रायोरिटी है, बट आज जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उतनी ही लिखनी है जितनी मैंने बोली है। तो आप हार्डली 1 पेज का नोट्स और एक्स्ट्रा आपका बनेगा। वो दिख रही है कई स्लाइड, लेकिन सब कुछ आपको लिखना नहीं है। तो आपको लिखते वक्त अगर दोबारा यहाँ तक का लेक्चर सुनने की नीड हो तो प्लीज गो एंड लिसन वंस अगेन। ओके, बट टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनेरा। फर्स्ट किंगडम अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी। कौन बताएगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोनेरा अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी? चलो कुछ क्वेश्चन आंसर के राउंड खेलते हैं। बताओ बेटा फटाफट। According to position of discovery, sequence of discovery, Monera is which number of kingdom? पूर्वी का जवाब आ गया है सही। बाकी सब कहाँ हैं? पन्ने पलट रहे हो? 5 ही किंगडम है। इनका प्लेस 2 का तो याद ही नहीं रखना है। प्लांटी, एनिमेलिया साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं which kingdoms among the all 5 are the constant from the beginning of the classification? कौन से किंगडम है जो कॉन्स्टेंटली हैं स्टार्टिंग से? सिर्फ पहला लेटर लिख दो। स्टार्टिंग से क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन से किंगडम है? एनिमेलिया एंड प्लांटी। एक में तो क्लासिफाई होगा नहीं, प्लांटी एंड एनिमेलिया बेटा। ओके, एंड सीक्वेंस ऑफ मोनेरा इज फोर्थ एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, देन मोनेरा, देन फंजाई। क्या दिक्कत आ रही है? ये सब चैप्टर याद करने वाले हैं बेटा, इनको तो याद करके साइड ही कर देना अभी। फिर उसके बाद 2 बार आप एग्जाम के जस्ट 3-4 महीने पहले जब आपके रिपीटेड टेस्ट सीरीज चलेगी ना, उस टाइम आप ये सब चैप्टर पढ़ना, बीच में आपको पढ़ने का नीड नहीं आएगा अगर अभी अच्छे से पढ़ लिया तो। कुछ एनसीईआरटी की ही समरी बस बुलेट पॉइंट से है, आप ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट निकाल लिया करो सेंटेंस से, आपके नोट्स बन जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड लगा दिया, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की लाइंस देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, कोई डाउट नहीं है, टेबल से ही हमें याद है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर हो सकते हैं, सेल की कॉलोनी हो सकती है, बट रहेंगे क्या? यूनिसेल ही रहेंगे हमेशा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। इसमें हाईली डाइवर्सिटी है, जितने भी आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन सोच सकते हो वो सब बैक्टीरिया मोनरास में रिपोर्टेड है। केमो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक,
सब कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व है। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, नॉन सेलुलोजिक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड पेप्टाइडोग्लाइकन। मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया, सोलली पूरे के पूरे मेंबर क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर आप देखोगे कुछ माइक्रोप्लाज्मा वगैरह ऐड करेंगे हम। मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली। ठीक है, सबसे ज्यादा अर्थ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये तो आप कैसे भी बोल सकते हो बेटा। पूरी पॉपुलेशन में जो चीज आपको दिख नहीं रही है और हर जगह है, वही सबसे ज्यादा होगी। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में है ये स्टेटमेंट। ठीक है, और जनरल लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सबसे ज्यादा नंबर में कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तुम सोचोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, यूनिसेलुलर फंजाई होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइसीलियम होता है फंजाई का तो वो विजिबल होता है, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होता है माइक्रोडाइट। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब ये याद करो, ये सब मैंने सेल चैप्टर में पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी। कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम। तो आज एकदम क्विक रिवीजन करें। स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्पाइरल। स्टिल कोई अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है तो वो मुझे रोक सकता है, इसमें कोई झिझक नहीं है। ओके, बट आई थिंक सबको याद आ रहा होगा कि ये ऑलरेडी कवर्ड पोर्शन है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। वाई? सोचो, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्यों शो करे? सोचो, हम भी देखिए जरा कितना सोच तुम लोग का बढ़ रहा है। कुछ तो बताओ, तुम्हें अब यहाँ पे बताना पड़ेगा। रिप्लाई करो बेटा। बोलो। आर्या, आर्यन, अथर, दीक्षा, एकता, इरा, इकरा, रमेश, दहाना, रोहन, सफा, सान्या, सोहिनी। रिप्लाई करो बेटा, सोचो ना थोड़ा सा। तान्या, तन्वी, सुरभि, वरुण, वेदांत। क्यों होगी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी? एक सिंगल सेल है, उसके अंदर इतनी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्यों पूरा ग्रुप शो कर रहा है? इसका आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। जिसका सप्लाई ऑफ फूड ही डिफरेंट टाइप का है, रेंज है, उसके बाद वहां पे देयर इज नथिंग लाइक कि डाइवर्सिटी ना हो। ठीक है, जिसका हैबिटेट ही मल्टीपल है, वो किसी भी एडवर्स कंडीशन में ग्रो कर सकता है, तो ऑब्वियसली उस एडवर्स कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके मेटाबॉलिक पाथवेज अलग अलग होंगे, एडॉप्टेशंस अलग अलग होंगी। तो ड्यू टू न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट, जब न्यूट्रिशन में इतना वेरिएशन है कि आप उसको केमिकल में रख दो तो भी कुछ स्पीसीज ग्रो कर रही हैं, आप उसको फोटोसिंथेसिस करा लो तो भी स्पीसीज ग्रो कर रही हैं, आप उसको किसी के बॉडी के अंदर डाल दो तो वो पैरासिटिज्म है। मतलब एवरीवेयर जो आप सोच सकते हो, हर जगह बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। तो हर जगह के अकॉर्डिंग आप मेटाबॉलिक कंडीशन को सोच लो, तो सभी जगह की मेटाबॉलिक कंडीशन अलग अलग होंगी, तो ओवरऑल ग्रुप की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको बहुत हाई दिखेगी। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? एग्री करते हो या नहीं करते हो? कर लो बेटा जल्दी जल्दी थोड़ा। गुड। और ये सब अब सोचो बेटा, सेल चैप्टर पढ़ा दिया, बायोमोलिक्यूल पढ़ा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब चीजें सोचा करो। धीरे धीरे आएगी। एक दो बार मेरे से आंसर सुनोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ ये अप्रोच हमें भी आनी चाहिए। तो जस्ट ट्राई टू थिंक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। चलो अब एनसीईआरटी बात करो फटाफट। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, पहला क्वेश्चन, ऑफ द किंगडम मोनेरा। कौन है मोनेरा में? सिर्फ बैक्टीरिया है अकेले, ये एनसीईआरटी कहती है।
They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. इसको बोलते हैं ubiquitous. Ubiquitous. एवरीवेयर, सर्वव्यापी. जैसे भगवान भी क्या होते हैं? यूबिक्विटस. हर कण कण में भगवान है, उसी तरीके से कण कण में बैक्टीरिया है. ठीक है. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल. उससे भी ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है. आप अगर सॉइल उठा रहे हो, आप मिट्टी उठाए हो हाथ में, तो आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वहां. They also live in extreme habitats such as hot springs, desert, snow and deep oceans. सभी जगह. ये तो आपका रेयरेस्ट जगह दे दिया इसने. ओके. तो आपके जो नॉर्मल इर्द गिर्द का माहौल है, यहाँ तो है ही वो. Where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. मार्क करो, सब क्वेश्चन है. Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. The spherical coccus, plural cocci, सिंगल को कोकस बोलेंगे. रॉड शेप को बैसिलस, प्लूरल को बैसिलाई. कॉमा शेप, इस तरीके से स्ट्रक्चर. विब्रियो, प्लूरल विब्रियो, वाइब्रियम. एंड द स्पाइरल, कई सारे फोल्ड होंगे, एक से ज्यादा. देखो ये एक फोल्ड को शो करता है कॉमा, और जब आप कई फोल्ड को बोलते हो इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो दैट इज स्पाइरल. ठीक है. प्लूरल स्पाइरल. बेटा ये प्लूरल प्लूरल याद रखना. कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आता है और आपसे जस्ट थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है. बैक्टीरियल सेल तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. ये इमेज है एनसीईआरटी का. कोकाई, बेसलाई, स्पोर लिखा हुआ है. एक सिंगल सेल ही है, पूरा स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है. स्पाइरला, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा. विब्रियो, कॉमा शेप. ओके. ये हमारा दिया हुआ पहले भी आपका इमेज है. फिर से आप देखो. डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस. इस तरीके से अपन ने पढ़ा था. याद आ रहा है किसी को? सबको याद आ रहा है? ये पढ़ी हुई चीज है. सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना बेटा. पढ़ी हुई चीज है ना? वेरी गुड. अच्छे से वहां से रिवाइज करना. आज घबराना बिल्कुल भी नहीं. नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं. नहीं आया तो हम फिर से पढ़ लेंगे. टाइम ही टाइम है अभी तो हमारे पास. तो स्फेरिकल होता है तो कोकाई बोलते हैं. 2 स्फेरिकल सेल आपस में जुड़ी हुई हैं तो डिप्लोकोकस. मैं एक बार फटाफट आपको बता रही हूँ. 2 होंगे तो डिप्लो. ठीक है. 1 होगा तो मोनोकोकस. ठीक है. 2 होगा तो डिप्लो. ओके. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दिस इज एग्जांपल. निमोनिया कॉज करता है. तो अभी आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा. डिजीज वाले पोर्शन में आपको टेबल मिल जाएगी. बट अच्छा है कि याद करते चलो बेटा. जितना हो जाए उतना करते चलो. ठीक है. फिर 4 है तो टेट्राड. चेन है तो स्ट्रेप्टोकोकस. एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस. चेन ऑफ कोकाई हो जाएगा. एंड देन क्यूब, क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना रहे. कॉलोनी है बेटा, एक सिंगल नहीं हो सकता. कॉलोनी है, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, तो उसको बोलते हैं सार्सिना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछा जाता है. डिप्लोकोकस नहीं पूछा जाता. ठीक है. सार्सिना पूछा जाता है. स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सबसे ज्यादा ये दोनों पूछे जाते हैं. स्टेफाइलोकोकस एंड सार्सिना. ठीक है. ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे जैसा बंच बना हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेफाइलो. चेन हो तो स्ट्रेप्टो. अब कोकस है तो कोकाई लग गया आगे. स्ट्रेप्टो कोकाई. बेसिलस होगा तो बेसिलाई लग जाएगा. ओके. देखो चेन ऑफ बेसिलाई, स्ट्रेप्टो बेसिलस. ठीक है. विब्रियो, स्पाइरला, दिस इज. ठीक है. फिर मैंने वहां पे आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी. लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. ये सब पोर्शन आज का होमवर्क आप रिवाइज कर लेना. एक एक बार आपको रिकॉल करते रहना है. रिलेटेड है. मोनेरा है ना बेटा. बैक्टीरियल सेल, जो आपने सेल में पूरा बैक्टीरियल सेल पढ़ा है, दैट इज मोनेरा. और उसमें भी मोनेरा में बताओ यू बैक्टीरिया है. ये सब यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया नहीं. आज आर्की बैक्टीरिया बताऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस. ओके. जनरल ऑफ सेल देख रहे थे तो वहां पे पिलाई की बात हुई थी, दैट इज पाइलस. फ्लैजिलम की बात हुई थी एंड फिम्ब्रिया की बात हुई.
ठीक है, 3 एक्सटेंशन की बात हुई थी, फिर कैप्सूल की बात हुई थी, ग्लाइकोकैलिक्स की बात हुई थी, स्लाइमी लेयर की बात हुई थी, सेल वॉल की बात हुई थी, ग्राम स्टेनिंग की बात हुई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात हुई थी, नेकेड डीएनए की बात हुई थी, न्यूक्लियोइड क्या होता है ये बात हुई थी, मीजोसोम की बात हुई थी, अल्फा ग्रेन्यूल्स की बात हुई थी। ये सारी चीज आपको कहाँ मिलेगी बेटा? सेल चैप्टर। और स्टिल मैं स्लाइड्स दिखाऊंगी, मैं आज उस पर जाऊंगी मैं बहुत क्विक, चलो, क्योंकि ये आपकी पढ़ी हुई चीज है। ओके, तो द बैक्टीरियल, अगेन आप एनसीईआरटी की तो एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, तो अपन एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं अच्छे से। तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इस सब की कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे उनका लोकेशन, उनका हैबिटेट एंड उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ही रीजन है, तभी कॉम्प्लेक्स है। सिंगल सेल भी कॉम्प्लेक्सिटी को शो कर सकती है। ओके, इट इज लाइक कि आप ऐसा समझो कि आपको एक रूम दे दिया गया और उस रूम में सब कुछ है, आपका पढ़ना लिखना सोना खाना बनाना, ठीक है, सब कुछ एक ही रूम में, तो दैट इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स ना। लेकिन आपका एक घर है प्रॉपर, और घर में आपके अलग अलग रूम है, यहाँ पे 2 गेस्ट भी आ गए, यहीं पे बैठा रखे हो, हॉस्टल वाला कमरा मैंने एग्जांपल भी दिया था। तो दिस इज लाइक, है कॉम्प्लेक्स लेकिन ये सिंपलर है, अरेंजमेंट है यहाँ पे कुछ, समझ रहे हो, सिस्टम है वो। लेकिन बैक्टीरियल सेल यूनिसेलुलर को करना सभी कुछ है, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक सभी वो भी फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सियसनेस को शो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, न्यूट्रिशन होगा, बिहेवियरल करेंगे चेंजेस, ठीक है, एडॉप्टेशन करेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो है उनके अंदर। अब उनकी क्या गलती है कि वो यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर के बेसिस पे भी दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Reason बताया मैंने. Some of the bacteria are autotrophic. Autotrophic मतलब जो अपना फूड खुद बना ले. अब फूड खुद बनाने में फिर से बाइफर्केशन है, लाइट को यूज करके बना ले, केमिकल को यूज करके बना ले. ओके, they synthesize their own food from inorganic substrates. अंडरलाइन करो, क्वेश्चन है ये. दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होंगे तो प्रोसेस क्या होगा बच्चा? फोटोसिंथेसिस, फूड की सिंथेसिस करना लाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस. केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होंगे तो प्रोसेस क्या होगा? केमोसिंथेसिस. ओके, एग्री? बट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो आप देख रहे हो, जिनसे आपको डिजीज से आप इंटरेक्ट करते हो, जिनके लिए एंटीबायोटिक यूज होती है, ठीक है, जो वर्सेटाइल अमाउंट में आपके अर्थ पे प्रेजेंट है, जिनसे आपके इंटरेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, दैट आर हेट्रोट्रॉफ. ये क्वेश्चन है. ओके, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. अब देखो, अदर ऑर्गेनिज्म पे होगा तो कैसा होगा? या तो वो सिम्बियोटिक होगा, हार्म नहीं पहुंचा रहा है. आपको पता है आपके बॉडी में सिम्बियोटिक माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रोब्स आपके अंदर भी हैं, तो जो आपके अंदर है वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहा होगा, वो हेट्रोट्रॉफ होगा. सेमी हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं, केमिकल्स को यूज करके आपके फूड से ही जो न्यूट्रिशन ग्लूकोज उनको मिल रहा है वो उसको ले रहे हैं. ओके, तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में नो हार्म पहुंचा रहे हैं लेकिन रह रहे हैं. जैसे राइजोबियम को देखोगे तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट के लिए, तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं हुआ लेकिन हेट्रोट्रॉफ हुआ. ठीक है बच्चा. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. डेड ऑर्गेनिक मैटर वाला क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा? डिकम्पोजर. तो सिंपल आप लिख लो, कुछ वर्ड लिखते चलो. लिख रहे हो ना सब? सिम्बियोटिक एसोसिएशन में हो सकते हैं और हार्म पहुंचा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक कंडीशन और है, पैरासिटिज्म भी हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं. और डेड एंड डीके मटेरियल पे ग्रो कर रहे हैं. डेड एंड डीके मीन्स व्हाट? अगर पेड़ से पत्ता टूट के नीचे गिरा है तो वो धीरे धीरे डिजनरेट होगा, तो वहां पे बैक्टीरियल एक्शन हो रहा है, फंगल एक्शन हो रहा है. ओके, कोई एनिमल की डेड बॉडी पड़ी है, वो धीरे धीरे डिजनरेट होगा, फूड चेन का पार्ट बनेगा, तो डिकम्पोजर जो उसको
ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे और इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे। डिकम्पोजर और कुछ नहीं करते, लेकिन यही काम बहुत बड़ा है। इसको आपको पता है, पूरा इकोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से 12th में लास्ट पोर्शन में आएगा, मतलब अभी 1.5 साल बाद आप ये पढ़ोगे लगभग। और एक बहुत खूबसूरत चीज आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि अगर धरती पे बीच वाले कंज्यूमर ना हो, जैसे आप और हम ना हो, तो भी धरती बनी रहेगी। लेकिन अगर ऑटोट्रॉफिक ना हो, मतलब प्लांट ना हो एंड डिकम्पोजर ना हो, प्लांट नहीं होगा जो ऑटोट्रॉफिक कर रहा है एंड डिकम्पोजर जो डेड एंड डिके मटेरियल को खत्म कर रहा है धरती पर से, अगर ये नहीं होंगे तो ये फूड चेन नहीं चलाएगा और ये लाइक कचरा। सोचो तुम, जगह जगह डेड बॉडीज, जगह जगह एनिमल्स, जगह जगह प्लांट गिर रहा है लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा है। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि हर तरफ हमें गार्बेज ज्यादा दिखता है। तो प्लांट के ना होने से भी धरती नहीं चलेगी एंड डिकम्पोजर के भी ना होने से धरती नहीं चलेगी। तो जो इंसान सोचता है ना कि वो सबसे बड़ा है इस धरती पे, वो सबसे ज्ञानी बन चुका है, उसके होने से इस धरती को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बच जाएगी धरती। ठीक है, हम लोग तो बहुत सारा डैमेज कर रहे हैं धरती रिसोर्सेस को। ये मैं तो तुम्हें थोड़ी सी ज्ञान की बात ऐसे ही दे देती हूँ, ताकि तुम लोग बायो को भी रिलेट रखो, लिंक नहीं छूटना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो डिकम्पोजर की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको सराउंडिंग में पूरा एक गार्बेज दिखेगा अगर डिकम्पोजर वर्क नहीं करे। अब ये क्या है? ट्री। ट्री किस चीज का? जो सीक्वेंस में आपके अर्थ पे बैक्टीरिया आए उसकी ट्री है, जिसमें आपके सबसे ओल्ड आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्कियोलॉजी सुना है? आर्कियोलॉजिस्ट सुना है? वर्ड सुना है आर्कियोलॉजिस्ट? आर्किटेक्चर। आर्की मीन्स होता है ओल्ड। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो ओल्ड एंशियंट देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया मतलब ओल्डेस्ट। और ओल्डेस्ट बैक्टीरिया कैसे थे बेटा? केमोसिंथेटिक। और आज भी ये धरती पे है। आपकी धरती इतनी प्यारी है कि जो सबसे पहले आया वो स्टिल अभी तक प्रेजेंट है, लास्ट। इसी के टाइप है मेथेनोजन, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल। वर्ड यहीं पे हम तोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, मेथेनोजन जो मिथेन का फॉर्मेशन करते हैं, मिथेन की जेनेसिस करते हैं। मिथेन पता है? अमाइनो एसिड, डेरिवेटिव ऑफ मिथेन। मैंने ही बता रखा है, केमिस्ट्री में नहीं भी पढ़ा होगा। हेलोफाइल, फाइल मीन्स होता है लविंग, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट। ये भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। तो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मीन्स व्हाट? दे आर ग्रोइंग इन एडवर्स कंडीशन। जो इनिशियल आपका कंडीशन था अर्थ का, वो एडवर्स था बेटा। तो आप एडवर्स सोच लो। ठीक है, ये कैटल्स के कैटल्स के एलिमेंट्री कैनाल में गट में पाए जाते हैं मेथेनोजन, जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। आपने छोटी क्लास में गोबर गैस प्रोडक्शन पढ़ा होगा, वही बैक्टीरिया। तो इनको इंसान क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ इनको यूज कर रहा है। हेलोफाइल सॉल्ट लविंग है। जब सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप नेचुरल जो सीवेज को ट्रीट कर रहे हैं, सॉल्ट जो हार्मफुल सॉल्ट है उसके ईटर हो गए, उसको खत्म करने वाले, वो क्या हो जाएंगे आपके हेलोफाइल्स। उनको सॉल्ट में ही ग्रो करना है। थर्मो एसिडोफाइल क्या हो गया? देखो ये बड़ा प्यारा है, उसको तोड़ो। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिडिक, कितनी खतरनाक कंडीशन में रह रहा है, एसिड में भी रहेगा और हाई टेम्परेचर पे भी रहेगा। कॉम्बिनेशन देखो एकदम बढ़िया वाला। हाई टेम्परेचर एंड हाईली एसिडिक कंडीशन में ग्रो करेगा, इससे नीचे तो उसको पसंद ही नहीं है, फिलिक है, इसी कंडीशन का लवर है थर्मो एसिडोफाइल्स। तो ये तीन कैटेगरी आपकी आ जाती है मेनली कहाँ पे बेटा जी? आर्की बैक्टीरिया में। आई समझ में बात? ट्री ऑफ evolution के अकॉर्डिंग इफ यू क्लासिफाई आर्कीबैक्टीरिया, तो फर्स्ट जनरेटेड आर द मेथोनोजन, देन हेलोफाइल्स, देन थर्मोएसिडोफाइल्स। और आपको पता होना चाहिए सारी अर्थ की कंडीशन इससे रिलेटेड। ठीक है, हेलोफिलिक था सिचुएशन, सॉल्ट थे चारों तरफ, टेम्परेचर अर्थ का हाई था, एसिडिक कंडीशन भी थी, सब एक तरीके का
एडवर्स कंडीशन था और उसी कंडीशन के ये फिलिक है, लविंग है। अब बात आती है आर्की बैक्टीरिया, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लो। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat. बताया मैंने अभी, such as extremely salty areas, halophyte, salt loving, hot spring, thermoacidophiles. सिर्फ hot से जाओगे तो thermophilic बोलोगे तो ध्यान रखना, thermal भी है, acidic भी है। And marshy area, methanogen, ठीक है, दलदली एरिया, जैसे ये आपके मैंग्रोव्स वाला एरिया है, आपके तो अगल बगल बहुत सारा एरिया भी डाइवर्सिटी वाला है। Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure. This is very important. यहाँ पे अब आपका वो सेल वॉल नहीं आने वाला है जो आपने सेल चैप्टर में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, न्यूरीन लेयर पढ़ी थी, वो नहीं आएगी बेटा। तो इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो उनका वेरिएशन है। सिंपल, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बस क्या दिख लिया है, having a different cell wall structure. You have to identify which is that structure, why this is different. तो इसके लिए हम beyond the एनसीईआरटी जाएंगे। And this feature is responsible for their survival in extreme condition. अब इसको आप ऐसे सोचो कि बेटा आपने पैराशूट देखा है, सबने पैराशूट देखा है ना, सुना है, देखा नहीं भी होगा, सुना है, इमेज देखी है। पैराशूट क्या करता है, अगर आप हाइट से जंप कर रहे हो तो पैराशूट आपके लिए प्रोटेक्शन देगा। विदाउट पैराशूट जंप कर जाओ, गिर जाएगा इंसान, ठीक है, खत्म हो जाएगी कहानी। तो ये अगर इतनी हार्श कंडीशन में रह रहा है तो देयर इज सम प्रोटेक्टिव, देयर इज सम एडॉप्टेशन, देयर इज सम स्ट्रक्चर जो उसको उस हार्श कंडीशन में रहने में हेल्प कर रही होगी। आई बात समझ में? अंडर वाटर कोई जाता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेता है? प्रोटेक्शन के लिए। तो सेम वे में बेटा इतनी भयंकर भयंकर जो आप कंडीशन देख रहे हो उसमें उसको रहने में तो मजा आ रहा है, लेकिन ऐसा क्या स्ट्रक्चर है उसके अंदर, नॉर्मल यूकैरियोट, नॉर्मल प्रोकैरियोट क्यों नहीं रह सकते वहां पे? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, और वो डिफरेंस सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, तो सेल के लेवल पे ही आएगी। आई बात समझ में? तो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है, जो इसको एक तरीके से आप ऐसा समझो कि जेली लाइक स्टिकी स्ट्रक्चर, जेली लाइक और कन्वर्टिंग सा स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ म्यूसिलेजनस सा स्ट्रक्चर एक बना के रखता है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर तक के उस एटमॉस्फेयर के इफेक्ट को नहीं पहुंचने देता है एज अ हार्मफुल, और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर लेता है केमिकल। इज इट क्लियर? फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant कैटल्स एनिमल्स, ठीक है, कैटल्स की बात कर रहे हैं, such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane. Methanogen क्या करते हैं? मिथेनोजेनेसिस। Okay, from the dung of these animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane. उनसे ही फिर काउ डंग वगैरह को यूज करके बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। आपको पढ़ना है 12th में माइक्रोबियल वेलफेयर चैप्टर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है। अब देखो, आप जो चीजें आपको ध्यान में रखना है, दैट इज इनकी जो लेयर है वहां पे म्यूरिन नहीं प्रेजेंट है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर नहीं है, और ना ही वो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस है और आपके पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में भी डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? इसके पास जो एस लेयर है, ठीक है, स्लाइम लेयर समझ लो, एक एस लेयर है जिसके पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है जो इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके साथ अटैच्ड होके एक कवरिंग हमेशा बना के रखते हैं। ओके, और ये अपने कंफर्मेशन को चेंज कर लेते हैं, हार्ड बन जाते हैं, जेली बन जाते हैं, जिस तरीके का उसको बचाने के लिए रिक्वायरमेंट होगा वो उस तरीके के चेंज हो जाएंगे। उसके जस्ट नीचे सेल वॉल की लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन। स्यूडो मीन्स
फॉल्स। अगर म्यूरिन लेयर आ जाएगी तो फिर तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन बन जाएगा। तो इनिशियली जो आर्की बैक्टीरिया थे उसकी सेल वॉल की वजह से वो हार्श और एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर पाते थे। देन आपका क्या आएगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, लेकिन अब आपको याद आ रहा होगा जो मैंने नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया है उसमें मैंने बोला था बेटा फैटी एसिड की चेन है, ग्लिसरॉल है, एंड देन ग्लिसरॉल के एक OH को एक पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ये याद आ रहा है, फॉस्फोलिपिड बन गया था ये, याद आया? हाँ, कुछ याद है? इसमें हमने बात की थी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अरे बेटा तुम लोग यार बहुत बोर पढ़ाई करते हो, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता ऐसे। जब हम पूछे तो रिप्लाई करो एटलीस्ट, या तो याद होगा या तो नहीं याद होगा, और कुछ अदर ऑप्शन थोड़ी ना है। नहीं याद है तो सिंपली मार्क करो, क्लास के बाद उस चीज को रिवाइज कर लेना, सिंपल बात है। और हम तो बोल ही रहे हैं ना, सुनो तो ध्यान से एटलीस्ट, तो रिस्पॉन्ड किया करो। अब मुझे नीड है क्या इस चीज को बताने के लिए? एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट लिखा था कि डिफरेंट सेल वॉल, मैं बोल देती डिफरेंट सेल वॉल है जिसकी वजह से ये अडॉप्टेशन को शो करते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। अब हम बता रहे हैं कि वो डिफरेंट क्या है, तो उसको तुम एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करो कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें आपका पुराना बताया हुआ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम रिवाइज कर लेंगे आज, कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात की थी उसमें अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड की बात की, या तो पूरी सिंगल मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा ये बात की थी, या कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ये बात की। लेकिन हमने ये बात नहीं की थी कि वहां पे जो फॉस्फोलिपिड के जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो ब्रांच है, ये नहीं बात की थी। ओके, तो हेड वाले पोर्शन में तो कोई डिफरेंस नहीं है, हेड वाला पोर्शन सेम चल रहा है, बस डी ग्लिसरॉल एल ग्लिसरॉल दैट इज द लिवो एंड एक्स्ट्रो, उस पर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कहाँ पे है आपका? चेंज है जो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन थी उसमें ब्रांच टेल है, ठीक है, साइड में भी ब्रांच जा रहा है हाइड्रोकार्बन। एम आई क्लियर? ये दो पॉइंट आप याद रखोगे, ये बाउंसर क्वेश्चन होंगे, ये आएंगे ना, ये पूरा इंडिया नहीं करेगा, आपको ऐसी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलो। हेलोफाइल क्या हो गया? सॉल्ट लविंग, ठीक है, आई लव सॉल्ट। हेलोफिलिक बैक्टीरिया आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, यूज कैसे? कमर्शियल यूज करते हैं हम लोग कॉस्मेटिक्स में, used as food coloring pigment in food industry. Halophiles are used to increase the area of petroleum, petroleum industry में use हो रहा है, used to remove toxic materials such as lead, phosphorus and cadmium from contaminated materials, treatment of wastewater। तो हेलोफाइल क्योंकि सॉल्ट लविंग है, तो ऐसे जितनी इंडस्ट्री जहां से आपको सॉल्ट को नेचुरली रिमूव करना है, तो आप आर्टिफिशियल कोई सिस्टम यूज करने से बेटर है ना देखो, आप रोबोट यूज करना इज नॉट कन्वीनियंट, लेकिन आपके पास एक ऐसा इंसान है जो आपकी बातें मान रहा है, सुन रहा है, आपके लिए कुछ काम कर रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे जस्ट सपोज मम्मी की जगह कभी रोबोट नहीं ले सकते, समझ रहे हो? उसी तरीके से कोई मशीनरी को यूज करने से अच्छा है कि उसको ईटिंग, जो उसको ईट कर सकता है, जो उसको यूज कर सकता है, वो बैक्टीरिया लाके उस सिस्टम में डाल दो, तो थोड़े टाइम के बाद बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगी वहां के सॉल्ट हट जाएंगे। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हेलोफाइल्स को यूज किया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर सॉल्ट लविंग, सॉल्ट को रिमूव करने के। मेथेनिज्म्स ये हो गया, ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। यू बैक्टीरिया, अब नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। अच्छा, मोनेरा को क्लासिफाई किया हमने आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंसिएंट हो गए, ओल्डेस्ट हो गए, एंसिएंट हो गए, एंड यू बैक्टीरिया मॉडर्न हो, आप जिनसे इंटरेक्ट करते हो ज्यादातर वो सभी क्या है? यू बैक्टीरिया, ठीक है। एडवर्स वाले सब इधर चले गए जिससे हम लोग कमर्शियल यूज कर रहे हैं, बट हम लिविंग जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनसे डिजीज हो रही है, वो सभी हेट्रोट्रॉफ्स एंड यू बैक्टीरिया। यू मीन्स होता है मॉडर्न,
देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि वो एडवर्स कंडीशन में एडॉप्टेड है, लेकिन जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो जो एक्चुअल बैक्टीरिया है वो क्या है आपके यू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। अब ये सारा सेल चैप्टर में जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल बताया गया ना, वो वाले स्ट्रक्चर इससे मैच करेंगे। द साइनोबैक्टीरिया पीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी पीजीए, हैव क्लोरोफिल ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखेंगे इसका डिटेल। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, लेकिन एनसीईआरटी का पॉइंट तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो क्लोरोफिल के डिफरेंट पिगमेंट पढ़ाए हैं मैंने, क्लोरोफिल के डिफरेंट पिगमेंट आपने पढ़े हैं सेल चैप्टर में। बोलो हाँ या ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन पढ़े हैं ना। देखो जब भी हम ऐसे पूछे तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना, ये नहीं सोचना अरे हमको तो आ ही नहीं रहा, अरे हमको अभी सीखने के तो फेज में हो। ठीक है, तो पढ़े हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या रिवाइज करना है, क्लोरोफिल के बारे में रिवाइज करना। सिंपल, नोट्स उठाओ रिवाइज करो। तो उन क्लोरोफिल पिगमेंट में जो वेरिएशंस आपने देखे हैं उसमें से वन एंड ओनली क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिपोर्टेड इन साइनोबैक्टीरिया, दीज आर क्लोरोफिल ए। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई थे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे, दैट आर साइनोबैक्टीरिया, कोई प्लांट नहीं था। तो सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इसलिए क्लोरोफिल ए को हमने बोला था यूनिवर्सल पिगमेंट है, जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है उसके पास एक पिगमेंट तो है ही है, दैट इज क्लोरोफिल ए। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस करेगा। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो इनिशियली ये कहाँ रहा होगा, एल्गी में, प्लांट में। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट। कॉलोनियल मतलब ग्रुप में रहेगा, करेक्ट है। फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंट शेप का भी हो सकता है। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में रह सकता है। मैराइन वाटर, स्पीसीज मैराइन वाटर की भी है। और टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल मतलब ऑन लैंड। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया एक्वेटिक, पानी के अंदर, एक्वेटिक। एक्वेटिक की दो पॉसिबिलिटी, एदर फ्रेश वाटर मतलब रिवर लेक ये सब आ जाते हैं फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में सी ओशियन ये सब आ जाता है आपका। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सी। अभी हम लोग बियॉन्ड द एनसीईआरटी ये सब पॉइंट देखेंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी मार्क कर लो। जेलेटिनस सी कवरिंग प्रेजेंट रहेगी। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स, ब्लूम समझ में आता है, जैसे आपको ऑल ऑफ सडन रेड रेड दिखने लगे, पूरी वाटर बॉडीज रेड दिख रही है, किनारे पर रेड दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन दिखने लग रहा है, तो दैट इज ब्लूमिंग ऑफ वाटर बॉडी। कॉलोनी की वजह से दिखता है, अदरवाइज साइनोबैक्टीरिया नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। दे आर ऑफन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब जब ऊपर ब्लूमिंग कर देंगे ये, तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई अफेक्ट होती है। और हर एक्वेटिक लाइफ में एक्वेटिक पॉपुलेशन प्रेजेंट है बेटा, कई सारे डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स वहां पे प्रेजेंट है, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए बोल रहे हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen, again क्वेश्चन है, आया भी था शायद इस साल नॉस्टॉक एनावेना पे। नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, देखेंगे ये भी डिटेल में। हेट्रोसिस्ट ऐसी हो जाती है कि जस्ट आप समझो कि कोई फिलामेंटस है, अभी हम दिखाते हैं इमेज, चलो हम इमेज ही दिखा देते हैं। एक तो एनसीईआरटी में भी आपकी इमेज दिया हुआ है, चलो चलो एनसीईआरटी वाला ही है यहाँ पे।
मैंने सोचा मैंने लार्ज इमेज डाल रखी है हेटेरोसिस्ट की। देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या हो गई, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, फिलामेंट है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, दे आर नॉट द ऑल, ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है बेटा, फिलामेंटस ब्लू और ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके इस फिलामेंट के फॉर्म में देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ थिक सेल, थिक सेल म्यूसिलेजिनस सीड दिख रही है ये। ठीक है, जो थिक सेल होती है दे आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनकी बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर, तो हेटेरोसिस्ट याद रखना। नॉस्टॉक एंड एनावेना डिटेल में भी देखेंगे इनको। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो बात किसकी होगी बेटा, ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस की बात हो गई, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो गई, नाउ कम टू केमोसिंथेटिक। ओके, केमोसिंथेटिक जब भी होगा तो वो कैसा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन, पढ़ा है बेसिक्स में। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगे यहाँ पे। टफ तो नहीं लग रहा तुम लोगों को, बड़े बोर हो रहे हो तुम लोग यहाँ, पता ही नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, केमिकल सिंथेसाइज करेगा। ओके, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrate, nitrite and ammonia, this is question, and use the released energy for their ATP production, chemical को use करके एनर्जी ले रहा है, एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज केमोसिंथेटिक। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। ये सब क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से पकड़ो आप। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो रिडक्शन हो सकता है, तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं मेनली वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, एंड यूज द, ये सब नाइट्रोजन के फॉर्म है बेटा। यूज द रिलीज एंड नाइट्रोजन साइकिल, अगर छोटे क्लास में पढ़ा होगा तो सारे टर्म सुने होंगे, पढ़ना है आपको अलग अलग चैप्टर में डिटेल। एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, जो भी केमिकल बनेगा उसको तोड़ेंगे, उसके बॉन्ड से, जैसे ग्लूकोज से एनर्जी निकलेगी, ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे इससे एनर्जी ले लेंगे। They play a great role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur। ओके, इमेज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे हेटेरोसिस्ट की लेबलिंग पूछेगा, और ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा। यूजलेसनेस सीड, हेटेरोसिस्ट पूरा क्या है, फिलामेंटस। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा, एग्जांपल ऑफ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक। Then heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposer. Many of them have a significant impact on human affairs, humans welfares affairs. ठीक है, commercial. They are helpful in making curd from milk, lactobacillus, production of antibiotic, penicillin, नहीं वो तो फंजाई हो जाएगा। ठीक है, एपोक्सिसिलिन, कई सारे ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। लिग्यूम मीन्स, लिग्यूमिनेसी आपकी क्या है, पल्स फैमिली है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वहां पे, राइजोबियम। राइजा मीन्स होता है रूट। ऐसे पूरी बायोलॉजी ब्रेन में चली जानी चाहिए। देखो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कितनी इंफॉर्मेशन, 4 एमसीक्यू आ गए यहीं पे। ऐसे एमसीक्यूज होते हैं बेटा, हाथों में, दिमाग में एमसीक्यूज होने चाहिए। तो रट्टाफिकेशन थोड़ी ना यहाँ चल रहा है कि हम देखेंगे और रट्टा आपको पढ़ा देंगे। जो जहां से लिंक है वो लिंक करते चलो, तुम्हारा काम है सुनना, नोट करना, जितना ले सकते हो हमसे ले लो। ठीक है, कल ही एक जगह बड़ी अच्छी लाइन सुनी सुनी थी कि अच्छा है कि आपको कुछ नहीं आता तो हमें पढ़ाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको नहीं आ रहा है, एटलीस्ट वैक्यूम तो क्रिएट है, आप गलत कॉन्सेप्ट के साथ ना रहो, आपके अंदर गार्बेज ना रहे। तो अब जब आप खाली हो तो हम चाहे जितना उसमें प्लेस कर दें। लेगिमिनेसी फैमिली,
हाँ, फ्लावरिंग प्लांट कई जगह ये सब एग्जाम्पल बार बार आएंगे बेटा। फ्रूट्स, राइजोमियम्स बताया, फ्रूट्स, some more some are pathogens causing damage to human beings, crop farm animals and pets, पता है हमें, तभी हम लोग इतना ज्यादा बीमारी झेलते हैं। कॉलरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये आपके ह्यूमन डिजीज है, एनिमल डिजीज है, ये आपका प्लांट डिजीज है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अगेन एक चैप्टर है, वहां पे आप बैक्टीरियल डिजीज पढ़ोगे तो ये सारी डिजीज आ जाएंगी। सिट्रस कैंकर आ जाएगा आपको प्लांट के केस में, कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अभी बस एनसीईआरटी आप मार्क कर लो। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, पता है हमको, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फिजन को प्रमोट करता है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, बहुत फेवरेट होता है बच्चों का। Sometimes under unfavorable conditions they produce spores। क्वेश्चन है ये, फेवरेबल क्या है, फिजन, अनफेवरेबल क्या है, स्पोर प्रोडक्शन, एंड अनफेवरेबल ही क्या है, जब वो कॉन्जुगेशन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to the another। अब ये भी आपको याद आएगा, F प्लस F माइनस दोनों के बीच में पिलाई को यूज करके कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही थी, ये पढ़ाया हुआ है मैंने। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है, इसलिए इसको F प्लस बोल रहे हैं। और ये प्लाज्मिड यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा और यहाँ इस पर रेप्लिका बन जाएगा। This is exchange of genetic material is simply sexual reproduction। Okay? देखते हैं इसको भी थोड़ा डिटेल में। यहाँ तो खत्म होती है आपकी NCERT फॉर मोनेरा। मैं जरा एक बार चेक कर लूँ आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग क्या अलॉट हुआ है। 9:30 है, ठीक है। 5 मिनट हम और ले रहे हैं जस्ट आपको सेल चैप्टर से कनेक्ट करने के लिए, क्या क्या आपने वहां पे पढ़ा है और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखनी है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप देख स्क्रीनशॉट लेते चलो, लेकिन सब आपका पढ़ा हुआ है, सब आपके पास नोट्स होंगे, ध्यान से देखना। माइकोप्लाज्मा पे सेपरेटली बात करेंगे, जो बचा हुआ है आपका मोनेरा में माइकोप्लाज्मा, उस पर बात करते हैं। किंगडम मोनेरा, सेल वॉल पढ़ी है आपने, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है, ठीक है बेटा। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड कर लेना एक बार, सब पढ़ा हुआ है। लिपोप्रोटीन ये सब क्या होता है, लिपिड प्रोटीन ये सब पढ़ा हुआ है। लाइसोसोम क्या होते हैं, मीसोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है। क्रोमेटोफोर क्या होता है ये भी पढ़ा है। साइटोप्लाज्म कैसे होंगे, क्या स्ट्रक्चर है, ये पढ़ा है आपने। जो ओपन डीएनए होता है, नेकेड डीएनए होता है, उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस, एंसिएंट न्यूक्लियस मतलब आधा अधूरा न्यूक्लियस, जेनोफोर जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोइड, फाइब्रिलर न्यूक्लियस, फाइब्रस बनेंगे इसलिए फाइब्रिलर न्यूक्लियस, ये सारे टर्म्स होते हैं। डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाइक पॉलीएमाइंस, ये क्वेश्चन है, ये आपको दिया होगा है सेल चैप्टर में। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप का रहेगा। ल्यूवेनहॉक, एनिमैल्क्यूल, बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लो यू बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। कोकाई, बेसिलाई, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ा हुआ है सब। फिर भी आपको लगता है कि मैम एक बार रिवाइज करा देना तो मैं पढ़ा दूंगी उसको, घबराना बिल्कुल। स्पाइरल आर्म, विब्रियो, एग्जांपल्स नोट कर लेना। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया आपने पढ़ा हुआ है। फ्लैजिला, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। वेसल बॉडी क्या होता है ये भी पढ़ा हुआ है, कैसे फॉर्म होता है ये भी पढ़ा है। हुक फिलामेंट क्या होता है पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिलिन प्रोटीन क्या होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम आराम से देखना और सेल चैप्टर से ये सब आपको मिलेगा।
स्टिल मैं बार बार कह रही हूँ, अगर नहीं होगा तो मैं रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी आपको बताया हुआ है। हुक रिंग बताई थी कि रिंग होता है, रोटेशन कैसे होता है, ये रिंग ही हेल्प करती है, लाइक अ मोटर रोटेटरी मूवमेंट कराती है, उससे फ्लैजिला ऊपर की तरफ मूव करता है। पिलाई, सेक्स पिलाई रोल क्या होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन, पिलीन प्रोटीन, फिम्ब्रियाई और पिलाई दोनों में ही पिलीन प्रोटीन पाया जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये भी पढ़ाया हुआ है बेटा। सेल एनवेलप, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरियल सेल, ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर, कैप्सूल लेयर, हार्ड होगा, स्लाइमी होगा, तो डिफरेंट फॉर्म का ग्लाइकोकैलिक्स हो जाता है, पढ़ा हुआ है सब। सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन, और वहीं पे आपकी ग्राम स्टेनिंग आ गई थी। टेक स्क्रीनशॉट एंड रिवाइज। मीटिंग ओवर हो जाएगी तो बंद कर देना, दोबारा ज्वाइन। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, पता है आपको कि बॉडी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे नहीं होंगे। लीजोसोम्स पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिप्लाई कर दो, सब पढ़ा हुआ लग रहा है ना।